नमस्कार दोस्तों, सामरिक विमर्श में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 लूनर मिशन की और जानेंगे कि आखिर इस मिशन का वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है और इसमें किन वैज्ञानिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन को भारत द्वारा इसके पहले लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 मिशन के अगले चरण के रूप में लॉन्च किया गया है एवं इस मिशन के ऊपर इस समय पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं और यह मिशन एक तरह से भारत को विश्व के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच के केंद्र में लाने की क्षमता रखता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मिशन एक ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जबकि संपूर्ण विश्व एक के बाद दूसरी आपदा से ग्रसित होता जा रहा है। फिर चाहे वह कोविड आपदा की बात हो या फिर उसके बाद शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की, अथवा चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलते मौसम की मानवता पर मार से जूझ रहे विश्व की बात करें या उपरोक्त कारणों से उत्पन्न आर्थिक संकट की ही बात करें, हर प्रकार से यह समय एक प्रकार की नकारात्मक भावना से भरा हुआ है। और ऐसे विषम समय में भारत द्वारा अपने वृहद लक्ष्य पर अटल रहना कई प्रकार से संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरक भी है और कुछ देशों के लिए ईर्ष्या का कारण भी। अब आइए थोड़ा जानते हैं कि इस मिशन के मूल लक्ष्य क्या है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रथम, इस मिशन के द्वारा हमारी राष्ट्रीय स्पेस रिसर्च संस्था इसरो चंद्रमा की सतह पर अपने द्वारा बनाए गए रोवर की सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है। दूसरा, इसरो इसके द्वारा यह डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है कि उसके द्वारा निर्मित रोवर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक रोविंग कर सकता है। और तीसरा, कि इस मिशन में भेजा गया रोवर वहां पर इन साइटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सके, जिसका कि मतलब यह है कि वह अपने आसपास की सतह और वातावरण की वैज्ञानिक पड़ताल कर सके और समस्त उपलब्ध जानकारियां इस रोवर के द्वारा अपने लैंडर मॉड्यूल को भेजी जाएंगी, जो कि इसे पुनः प्रेषित करेगा और अंततः यह सूचनाएं इसरो के भारत स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उपलब्ध हो जाएंगी, जो कि इनका उपयोग अपने विस्तृत अन्वेषण हेतु करेगा। अब जानते हैं कि चंद्रयान-3 में 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर, जिसमें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल दरअसल चंद्रयान का वह हिस्सा है जो कि लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करते हुए स्वयं को उससे अलग कर लेगा और आने वाले लंबे समय तक स्वयं चंद्रमा की परिक्रमा लगाता रहेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक विशेष पेलोड भी अटैच्ड है, जिसे कि स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ या कि शेप कहा जाता है, जिसकी मदद से यह मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहते हुए पृथ्वी की स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स का काफी लंबे समय तक अध्ययन करता है। वहीं दूसरी ओर इसका दूसरा भाग यानी कि लैंडर मॉड्यूल स्वयं के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के उपरांत धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करते हुए स्वयं चंद्रमा की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन होकर स्वयं को सॉफ्ट लैंडिंग के सहारे उसकी सतह पर उतारने का प्रयास करे और इसमें सफल होने के उपरांत वह चंद्रमा की सतह पर उतरकर स्वयं एक जगह पर स्थिर रहेगा और अपने अंदर स्थित रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का उपक्रम करेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का एक एक्स्ट्रा पेलोड लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से लैंडर मॉड्यूल और रोवर में भी विभिन्न पेलोड्स अटैच्ड है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल में लगे हुए पेलोड्स के बारे में। दोस्तों, लैंडर मॉड्यूल में लगे पेलोड्स के नाम हैं चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको कि सरल भाषा में चेस्ट कहा जाता है, जिससे कि वहां की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापा जा सकेगा। वहीं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा के द्वारा लैंडिंग के आसपास के क्षेत्र की सीज्मिसिटी की जांच की जाएगी। साथ ही लैंगमिर प्रोब यानी कि एलपी का प्रयोग किया जाएगा प्लाज्मा डेंसिटी और इसके वेरिएशंस के अन्वेषण में। दोस्तों, इन सब के साथ ही नासा द्वारा निर्मित एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर
को भी अकोमोडेट किया गया है ताकि लूनर लेजर रेंजिंग से जुड़ी हुई स्टडीज की जा सके। आइए अब बात करते हैं रोवर में लगे हुए पेलोड्स के बारे में। तो दोस्तों, रोवर में लगे हुए पेलोड्स में हम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि एपेक्स और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि लिब्स का नाम जानते हैं, जिनका की उपयोग लैंडिंग क्षेत्र के आसपास की विसिनिटी में व्याप्त एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के डेरिवेशन और एनालिसिस आदि हेतु किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि इस मिशन में किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। तो दोस्तों, चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल के द्वारा चंद्रमा की सतह के नज़दीक पहुंचते हुए लगातार अपनी स्पीड कम की जाएगी और वह स्वयं में लगे हुए लेज़र सेंसर्स की मदद से लगातार चंद्रमा की टोपोग्राफी का अध्ययन करते हुए यह निर्णय करने का प्रयास करेगा कि उसके लैंडिंग हेतु कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन अधिक मुफीद होगी। एक बार यह निर्णय हो जाने पर लैंडर मॉड्यूल अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वयं को टेक्निकली मनूवर करता हुआ एक उपयुक्त स्थान पर लैंड करेगा। तदुपरांत वह अपनी बेली में स्थित रोवर को कुछ वैज्ञानिक गणनाओं के बाद स्वयं से बाहर जाने का संकेत करेगा। इसके अगले चरण में यह रोवर एक बार लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलने के उपरांत चंद्रमा की सतह पर एक पूर्व निर्धारित परिधि में अपना विभिन्न प्रकार का डेटा कलेक्शन का कार्य करेगा और लगातार इस संकलित डेटा को अपने से कुछ दूरी पर स्थित लैंडर मॉड्यूल को प्रेषित करता रहेगा, जो कि स्वयं इन गणितीय सूचनाओं को आईडीएसएन के माध्यम से इसरो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा देगा। साथ ही किसी विशेष परिस्थिति के मद्देनजर चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर, जो कि अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। दोस्तों, यह मिशन लगभग एक चंद्र दिवस अर्थात लूनर डे, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिवसों यानी कि 14 अर्थ डेज के बराबर होता है, की समयावधि तक कार्य करेगा। हालांकि तकनीकी तौर पर अनुकूल एवं उपयुक्त परिस्थिति होने पर यह और अधिक समय तक भी एक्टिव रह सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपका इस एपिसोड के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आनंद आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक की विदा लेता हूं। तब तक अपना ज्ञानवर्धन करते रहें एवं कृपया हमारे प्रयास को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हमारा हर एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।